नमस्कार। लाइफ आफ्टर रिकवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी खूबसूरत है हर उस शख्स के लिए जिसके पास धन दौलत तो है ही, साथ में हो अच्छी सेहत। लेकिन कई बार हमारी गलती से हम अपनी इस अच्छी सेहत को खो देते हैं, अपनी इस खूबसूरती को खुद ही तबाह कर बैठते हैं और कई बार कुछ हादसे हमारे ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। वो हादसे जो हमारे शरीर को चोटिल तो करते ही हैं, साथ ही हमारी आत्मा को भी चोटिल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपनी पुरानी खूबसूरती को कैसे पाए। क्योंकि कहा ही जाता है कि जो भगवान ने एक बार बना दिया वो ही खूबसूरती आपके साथ रहेगी। लेकिन दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब अगर कोई हादसा आपकी ज़िंदगी को कहीं भी तबाह करता है तो उसे ठीक किया जा सकता है, संवारा जा सकता है। हमारे साथ होते हैं प्लास्टिक सर्जन्स जो ईश्वर की तरह आपको खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे, क्या हम वाकई पहले की तरह लग पाएंगे? क्या वो जो टेंशन हमारे दिमाग में है कि हम कहीं अच्छे तो नहीं लग रहे, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे हमें पहचान ना पाए, बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में। उन सवालों से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता ज़रूर तलाशना होगा, लेकिन आपकी इस तलाश को हम यहीं ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारे साथ हैं इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर संजय पराशर जी। डॉक्टर पराशर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। डॉक्टर पराशर, एक आप जाने माने इंटरनेशनल लेवल के प्लास्टिक सर्जन हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे आज वो सारे सवाल पूछूंगी जो मेरे मन में भी अक्सर उठते रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि आपने कोकोना नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया है, इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? देखिए, कोकोना जब एस्टैब्लिश किया था तो हमारे मन में ये विचार चल रहा था कि हमारे जो पेशेंट हैं उन्हें क्या चाहिए, वो किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। खैर, उन्हें सुंदर बनना है या उन्हें जो भी इलाज करना है, पर क्या ज़्यादातर उनके दिमाग में चलता है। तो हमें यह पता चला कि उन्हें चाहिए कि जो भी चीज़ हो वो सेफली हो जाए, सुरक्षित तरीके से हो जाए, नुकसान ना हो जी। और अच्छी तरह से सब हो जाए जी। तो इसमें फिर हमें ये लगा कि वो एनवायरनमेंट चाहिए हर व्यक्ति को कि जहाँ पर वो सेफ फील करे, वार्म फील करे, कंफर्टेबल फील करे और उनका इलाज ब्यूटीफुली हो जाए या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो ककून जो बटरफ्लाई का मदरहुड है, लार्वा, उससे कंपेयर किया गया है और वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। डॉक्टर साहब, कोकोना में सिर्फ आप खूबसूरत ही बनाने का काम करते हैं या और भी ट्रीटमेंट्स उसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं? देखिए, कोकोना में वो हर प्रकार की ट्रीटमेंट होती है जिससे बाहर की खूबसूरती ही नहीं, इवन अंदर की खूबसूरती भी निखर के बाहर आए। अच्छा। तो खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती है, बिल्कुल। खूबसूरती जिस्म की भी होती है, बॉडी की भी होती है, आपकी हेल्थ की भी होती है। तो प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है कि हम दो प्रकार की चीज़ें करते हैं। एक तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं जिसमें बॉडी को किसी प्रकार का नुकसान हो गया हो, या तो बीमारी से, कैंसर से, एक्सीडेंट से या डेवलपमेंटली या बर्थ डिफेक्ट से, तो वो हम करेक्ट करते हैं। वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है। तो वो फेस के लिए भी किया जाता है, बॉडी के लिए भी किया जाता है, हैंड्स के लिए भी किया जाता है, लेग्स के लिए भी किया जाता है। और जो एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी होता है वो और अच्छा दिखने के लिए किया जाता है ताकि वो जो है वो और कॉन्फिडेंट फील कर सके जी। तो उसके लिए फेस के चेंजेस करते हैं, नोज के चेंजेस करते हैं, बॉडी के चेंजेस करते हैं, ब्रेस्ट के चेंजेस करते हैं, उसे कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? मतलब एक रिकंस्ट्रक्ट करना, किसी का बना हुआ चेहरा बिगड़ गया है अप्राकृतिक रूप से एक्सीडेंट होने के बाद, वो ज़्यादा आसान है या एक बना बनाया चेहरा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ थोड़ा उसको सुंदर बनाना है, वो ज़्यादा आसान है? दोनों में ही चैलेंजेस हैं। अच्छा। दोनों ही आसान नहीं है। लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है कि बेचारा पेशेंट के पास में कोई चॉइस नहीं होती है, उसे पता नहीं होता है कि कैसे किया जाएगा। तो ये प्लास्टिक सर्जरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आइडेंटिफाई करे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको किस हद तक के इम्प्रूव कर सके। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति रहता है, नॉर्मल अपीयरेंस रहता है, उसमें थोड़ा से चेंजेस करने पड़ते हैं, वो भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन वो इस प्रकार किया जाता है कि वो आपको सूट हो, आपको मैच हो, जो आपकी पर्सनालिटी को और निखार दे और आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाए। तो इन दोनों में फ़र्क होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो आते हैं पेशेंट, हम उन्हें चॉइस देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके रिस्क भी हैं। वो आप रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यह भी हम एडवाइस करते हैं। लेकिन फाइनली चॉइस रहती है पेशेंट के पास भी कि हमें करना है, नहीं करना है।
ये आपने सही बात कहा। डॉक्टर साहब, जब आपने रिस्क फैक्टर का नाम ले लिया तो देखिए, अगर एक्सीडेंट की वजह से चेहरा ख़राब हो गया है या बॉडी का कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो आप उसको ठीक करवाते हैं, तो उसमें इंसान तब रिस्क फैक्टर्स नहीं देखता है। उस वक्त हमें लगता है कि बस हम इस लायक हो जाएं कि हम जब खड़े हों तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे, डिप्रेशन ना हो, लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों से हम बाहर रहें। लेकिन अगर हम एक अच्छा वाला चेहरा है, जो आजकल मैं न्यूज़पेपर्स में और आए दिन मैं नेट पर भी पढ़ती रहती हूँ कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उनका चेहरा ख़राब हो गया, वो जो खूबसूरत दिखती थी उनकी खूबसूरती में कहीं ना कहीं कमी आ गई, ये जो बहुत सुनती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अब जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके भी दिमाग में आ रहा होगा कि अब हमारे सामने एक प्लास्टिक सर्जन बैठे जो कि इंटरनेशनल लेवल के रिनाउंड सर्जन है, तो वो हमें क्या गाइडलाइंस बताएंगे कि हमें रिस्क उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? देखिए, इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी प्लास्टिक सर्जन्स की, और पेशेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब प्रॉब्लम होता है या कुछ खराब होता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि जो पेशेंट है उसके एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा होते हैं, और दूसरी जगह कहीं वो डॉक्टर की कमजोरी हो जाती है कि वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो एक इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। दूसरा होता है कि खैर कोई भी सर्जरी जब होती है तो उसमें रिस्क्स होते हैं। आपके हेल्थ का कंसिडरेशन ज़रूरी है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, तो हीलिंग पीरियड में कुछ नुकसान हो जाता है, उसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर आप पढ़ती हैं और जो देखती हैं उसके रीज़न है कि पेशेंट्स के एक्सपेक्टेशन, जिनकी नाक बहुत बड़ी है वो चाहते हैं कि उनकी नाक रवीना टंडन जैसे हो जाए जी। जिनका बॉडी बहुत बड़ा, उनकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जब वो डॉक्टर भी कमज़ोर पड़ जाता है और वो करने की कोशिश करता है, नुकसान हो जाता है। आपने बहुत ही अच्छी बात हमें ये बता दी है कि एक लिमिट तक चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। अब एक्सीडेंट के बाद का जो चेहरा होता है, जो बहुत ख़राब होता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में आपको कितना टाइम लगता है, कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती है और कितना ट्रॉमा और पेन जो है उस पेशेंट को उठाना पड़ता है? रिकंस्ट्रक्टिव मल्टीपल स्टेजेस होता है, एक स्टेज में नहीं होता है, तो उसे वक्त लगता है, और हर एक स्टेज के बाद में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जहाँ पेशेंट की रिकवरी को अलाउ करना पड़ता है, और उसके बाद देखना पड़ता है कि हम कौन से स्टेज पे पहुँचे और अब अगला क्या है। तो इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। अगर ये कोई बच्चों में किया जाए जिनकी ग्रोथ हो रही है तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो ग्रो हो रहा है, तो उसके बॉडी चेंजेस हो रहे हैं। इसमें जो पेन वगैरह का होता है, पेन तो खैर सर्जरीज में होते हैं, कुछ पेन कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल मेडिकेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं कि पेन कम कर सकते हैं। तो पेन मैनेजमेंट आजकल बहुत इजी हो गया है, तो उतना पेन से सफ़र नहीं करना पड़ता है, लेकिन वक्त ज़रूर लगता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। डॉक्टर साहब, पोस्ट ऑपरेटिव जो सर्जरी के बाद की जो स्थितियाँ होती हैं, अक्सर हमें लगता है कि हमें किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ चेहरे की बात कर रहे हैं। अगर चेहरे की आप प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो उसके बाद आप उन्हें क्या क्या चीज़ें कहते हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, इन्हें करना चाहिए? देखो, आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी होता है सर्जरी ऑपरेशन, उतना ही आफ्टर केयर होता है, और यहाँ पर पेशेंट लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर चेहरे का कोई प्रोसीजर करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप पूरे इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं डॉक्टर से वो फॉलो करें, धूप से बचें, पोल्यूशन से बचें, एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा ना करें, इनफ रेस्ट लें, डाइट न्यूट्रिशन अच्छा रखें, और रेगुलर फॉलोअप करते रहें डॉक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। डॉक्टर साहब, अब मैं कैसे चुनूं कि मुझे किसके पास जाना है? मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस वक्त मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप एक इंटरनेशनल लेवल के सर्जन हैं, वो भी ऐसे सर्जन कि लोगों को टाइम लेने में भी बहुत मुश्किल होता होगा आपसे मिलने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे जज करूं कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, कौन सा सेंटर मेरे को बिल्कुल खूबसूरत बना सकता है? हम क्या चीज़, किन मापदंडों को आगे रखें और फिर उसके बाद अप्रोच करें किसी भी क्लिनिक में? ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ लोगों की कठिनाइयाँ भी, मुश्किलें भी, क्योंकि इतने एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इतने प्रमोशंस होते हैं, इतनी चीज़ें उनके सामने दिखाई जाती है, और वो इन गलत इंप्रेशन में रहते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि लोग रिसर्च करें। रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। एक तो ये कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, वो डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, क्योंकि लोगों को तो ये भी पता नहीं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। प्लास्टिक सर्जन की क्वालिफ़िकेशन या स्टडीज़ क्या होती है, या ऑर्थोपेडिक या हड्डी के डॉक्टर की स्टडीज़ क्या होती है। तो ये जानना, नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च ज़रूरी है। उसके बाद ये रिसर्च किया जाए कि कौन से सेंटर में, उस सेंटर का क्रेडिबिलिटी क्या है, उस सेंटर में क्या केयर लिया जा रहा है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, वहाँ की टीम कैसी है, उनके क्वालिफिकेशन क्या है,
ये 2 चीज़ बहुत अहमियत रखती है। डॉक्टर साहब, मैं ना आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगी कुछ अलग अलग सर्जरीज़ के बारे में, ताकि मेरे साथ साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लाइपोसक्शन के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी कि मैंने एक नया टर्म सुना था, बैरिएट्रिक सर्जरी, उसमें भी फैट्स हटाया जाता है, आपके लाइपोसक्शन में भी फैट्स हटाया जाता है, इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी जो होती है उसमें फैट नहीं हटाया जाता, उसमें स्टमक का साइज को चेंज किया जाता है। अच्छा। ताकि फैट का एब्सॉर्प्शन ना हो, तो वो रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है। तो कुछ हद तक के कुछ पेशेंट्स के लिए जिन्हें ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ हो गया है या ब्लड प्रेशर हो गया है या इतना वजन बढ़ गया है कि चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए फैट निकालना सोल्यूशन नहीं है। उनके लिए सोल्यूशन है कि वो रूट कॉज को ट्रीट करें। अच्छा। और वो रूट कॉज क्या होता है? डाइट। सबसे बड़ा रूट कॉज डाइट होता है। तो वो डाइट को कंट्रोल करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी किया जाता है, जहाँ एब्सॉर्प्शन कम होता है। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं, जहाँ साइज करते हैं स्टमक का छोटा। मैं जब स्टमक बोल रहा हूँ या ना अंदर का स्टमक की बात कर रहा हूँ, टमी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। या बाईपास कर देते हैं ताकि एब्सॉर्प्शन ना हो। लेकिन लाइपोसक्शन किया जाता है उन लोगों में जो ओबीज नहीं है, हाँ। लेकिन ओवरवेट का प्रॉब्लम है, हाँ। या कहीं जेनेटिक फैट्स है, जैसे एवरेज वेट है आपका लेकिन थोड़ा सा पाउच है बेली में, या थोड़ा सा हिप्स में बल्ज है, तो वो फैट निकालने के लिए लाइपोसक्शन किया जाता है। अच्छा। तो लाइपोसक्शन मतलब होता है कि फैट रिमूवल प्रोसेस, और वो टारगेटेड होता है, वो पूरे बॉडी में नहीं किया जाता है। अच्छा। वो टारगेट में किया जाता है, तो वो उससे शेप इंप्रूव होता है। बैरिएट्रिक सर्जरी से वजन इंप्रूव होता है। ठीक है। अब जब आपने इसमें लाइपोसक्शन में सक्शन वर्ड यूज़ किया है, तो हमेशा दिमाग में लगता है कि आप कोई सिरिंज डालते होंगे और फिर ऐसे करके निकाल लेते होंगे अंदर से बाहर, आप फैट निकालते हैं। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है? सही कहा आपने, वो सक्शन ही है, लेकिन उसके तरीके अलग हो गए हैं अभी। पहले सक्शन किया जाता था, जैसे आपने कहा, सीरीन से एक स्पेशल कैनुला से सक करके निकाला जाता था। फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप्स हो गई है, जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन से फैट को धीरे धीरे निकाला जाता है। फिर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है कि वो पहले फैट को मेल्ट करें अंदर, ताकि उसमें दूसरे नुकसान ना हो, जैसे ब्लीडिंग ना हो या कोई नर्व डैमेज ना हो, और वो मेल्ट करने के बाद में फैट को निकाला जाए। तो लाइपोसक्शन ये सब चीज का बेसिस है, लेकिन आजकल जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो अलग है। लाइपोस्कल्प्टिंग किया जाता है। अच्छा। अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन होते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लेजर लाइपोसक्शन होते हैं, जहाँ लेजर के द्वारा फैट को मेल्ट किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से फैट को निकाला जाता है, और यही रीजन है कि रिस्क आजकल कम हो गया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेफली निकालते हैं फैट, ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले व्यक्ति को चेक करते हैं कि उसका मुझे लाइपोसक्शन करना है कि नहीं करना है? कोई भी आपके पास आए, सबसे पहले चेक करते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी है। दूसरा ये चेक करते हैं कि वो निकालने की जरूरत है या नहीं है, या कोई दूसरा ऑप्शन भी है, सिंपल ऑप्शन, और वो सेफली निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये तीनों चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। एक बार आपसे ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप उन्हें कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंटली अपने यहाँ बुलाते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कि इनकी सेहत दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है जो हम फॉलो करते हैं, और हमारा खुद का प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है, और ये प्रोटोकॉल बहुत ध्यान में रख के बनाया हुआ है। इसमें 24 आवर के बाद में एक चेकअप जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क होने के चांसेस होते हैं। तीसरे दिन ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। 7वें दिन ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ थोड़े प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में मेंटेनेंस के लिए होता है। 1 महीना होता है, 3 महीना होता है, 6 महीना होता है, और 1 साल होता है। तो ये फॉलोअप जो प्रोग्राम है, ये इस चीज़ के लिए है कि पेशेंट को बराबर गाइड कर सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हम नाक पर पहुँच जाते हैं। नाक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये नाक जो है ये शार्प रहे, और जिसकी नहीं है वो आपके पास तो आते ही होंगे, उनके लिए आप किस तरह से उनका चेहरा, क्या आप अपने कंप्यूटर में लगा के देखते हैं, फिर उनके फेस को देखते हैं कि इनके ऊपर कौन सी नोज सूट करेगी, ऐसा कुछ करते हैं आप? इसमें होता है 2-4 चीज़ें करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि उनका प्रपोर्शन कैसा है, कि उनके फेस के मुताबिक उनकी नाक कैसी है, क्या बहुत छोटी है, क्या बड़ी है, क्या ऊंची है, क्या नीची है। एक बार वो असेस हो गया है, और उस व्यक्ति की और पेशेंट की ओपिनियन भी ली जाती है कि आप किस चीज़ में इसको चेंज करना चाहोगे, और ये बहुत सही तरीका होता है। एक गलत तरीका ये होता है कि अगर पेशेंट बोले कि मुझे नाक चेंज करना है, अच्छा, वो गलत तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक मिरर देते हैं पेशेंट की, आप बताओ किस हिस्से, आपके नाक के हिस्से की आपको चेंज करने की जरूरत लग रही है। तो वो बोलेगा कि मेरी हड्डी बड़ी है, वो बोलेगा कि मुझे यहाँ बड़ा लग रहा है, वो बोलेगा कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा चर्बी लग रही है। वो सही तरीका होता है।
तो उसको स्पेसिफाई करके, आइडेंटिफाई करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। एक और तरीका होता है जहाँ पर हम एक 3D फोटो लेते हैं, उसको क्रिसालिक्स बोलते हैं, जिसमें हम 3D इमेज क्रिएट करते हैं फेस की, और उसमें हम चेंजेस करके बताते हैं पेशेंट को। तो हल्का सा चेंज करके बता दिए और फिर दिखाते हैं कि भाई ये आपको सूट हो रहा है नहीं। तो ये एक परसेप्शन दे देता है पेशेंट को कि हाँ, या कुछ हद तक यही किया जाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत यूजफुल होता है। डॉक्टर साहब, जब हम नाक की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो स्टिचेस नजर नहीं आते? नाक की जो सर्जरी होती है वो इस प्रकार की जाती है कि वो उसके निशान या स्कार बाहर से ना नजर आए। तो ये ज़्यादातर अंदर से किया जाता है, और बाहर भी जो रहता है वो नीचे से रहता है, जाके बहुत छोटा सा निशान पड़ता है, और कोई भी निशान नोज की बाउंड्री के बाहर नहीं आता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और मैंने कई बार देखे हैं फिल्म स्टार्स के, या इनके पिक्चर्स देखे हैं, या मैं कई बार आते हैं मेरे पास में वो जब सर्जरी के बाद में, तो मैं देखता हूँ कि उनके यहाँ निशान पड़ते हैं। और ये जो निशान है, ये आप कितना भी अच्छे से कर लो सर्जरी, भगवान ने जो दिया है, ऊपर वाले ने जो दिया है, वो कॉन्टूर आप क्रिएट नहीं कर पाओगे इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको हाथ ही ना लगाएं। अच्छा। और इस प्रकार से फिर जितने भी जो निशान्स हैं, जो स्कार हैं, वो नज़र नहीं आते और वो नेचुरल लगता है नोज। अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, मेरी पॉकेट मुझे कितना अलाउ करती है, वो मुझे तब विश्वास होगा जब मैं आपसे बात कर लूँगी कि मुझे अपनी नाक की सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं। क्या होता है इसमें? देखिए, इसमें इसीलिए हमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उसमें 3-4 फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये है कि आप क्या चाहते हैं, दूसरा ये है कि जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तीसरा ये है कि आप क्यों करना चाहते हैं ये, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उस सर्जरी के बारे में और बहुत मेहनत कर रहा है पैसे जमा करने के लिए, वहाँ बहुत संभल के इसको सजेस्ट किया जाता है। अगर हमें लगता है कि जहाँ छोटा सा इसमें कम खर्चे में उसको बेनिफिट मिल जाएगा, वो सही रहेगा। जहाँ ऐसा लगा कि खर्चा ज़्यादा होगा और उसका शायद उतना रिजल्ट उसको ना मिल पाए जो उसके दिमाग में चल रहा है, तो वहाँ हम एडवाइस नहीं करते हैं सर्जरी। डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद क्या हॉस्पिटल में ठहरना होता है, या सर्जरी करवाया मैंने आपसे और मैं सीधा चली जाऊँ और ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, किसी को पता ना चले, ऐसा भी होता है? देखिए, अभी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट का रिकवरी टाइम कम से कम हो जाए, उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर होते हैं, जहां आपने प्रोसीजर कराया 1-2 दिन में आप काम पे जा सकते हो। अच्छा। कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम एम्बुलेटरी सर्जरी कहते हैं, जहां आपने ऑपरेशन कराया सुबह, शाम को आप घर जा सकते हो, 2 दिन रेस्ट करो, तीसरे दिन आप काम पे जा सकते हो। पर कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, और ज़्यादातर सर्जरी को 1 या 2 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब। चूँकि आपने बातों बातों में हेयर इम्प्लांट की बात की, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए। अब बाल झड़ने की प्रक्रिया आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। हम हर चीज़ को नाम लगा देते, पोल्यूशन है, पानी अच्छा नहीं आ रहा, शैम्पू हम गलत यूज़ कर ले रहे, तमाम चीज़ों को हम दोषी ठहराते हैं। पर ये सच्चाई है कि धीरे धीरे लोग गंजेपन की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपके क्लिनिक में तो बहुत लोग आते होंगे। जो बाल गिरने के कारण बहुत सारे होते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ हद तक बाल गिरना नॉर्मल होता है। अब उसमें साइकोलॉजिकल एफर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, आजकल बहुत इलाज हैं। आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है जहाँ पर बाल गिरना कम हो सकता है। उसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे नए ट्रीटमेंट आए हैं आजकल, PRP ट्रीटमेंट हो गया, या लेज़र थेरेपी हो जाती है, या इंजेक्शन मीजोथेरेपी होता है, या कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती है जिसके लेने से बाल गिरना कम हो जाता है। तो ये मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए यूजफुल हैं। अगर बाल गिर चुके हैं और गंजापन नजर आ रहा है, या एम्प्टी एरियाज हो गए हैं, खासकर मेन में, जो कि हार्मोन के हिसाब से होते ही हैं, नॉर्मल हैं वो भी, तो इन स्थितियों में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। एक तरीका ये होता है कि पीछे से बाल निकाले जाते हैं स्किन के साथ में, जहाँ स्टिचेस भी पड़ते हैं, और वो बाल को एम्प्टी एरियाज जो खाली जगह पे, वहाँ पर इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं, ताकि वो नेचुरली ग्रो हो और नेचुरल दिखें, और परमानेंट होते हैं ये हेयर। अच्छा। पर उसमें यही होता है कि स्टिचेस पड़ते हैं, थोड़ा सा मेडिसिन लगते हैं, पेन होता है। तो अभी एक नया टेक्निक आया है जिसमें FUE बोलते हैं, जिसे एक बाल निकाला जाता है ताकि स्टिचेस ना पड़े, ज़्यादा जख्म ना हो, तो एक बाल निकाला जाता है और वो एक बाल को लगाया जाता है। वो ग्रो नेचुरली करता है। और वो ग्रो नेचुरली करता है। अब उसके भी और एडवांस तरीके हैं कि वो बाल कैसे निकाला जाए। आप या तो हाथ से निकाल सकते हो, या मशीन से निकाल सकते हो, या आजकल रोबोट आ गया है, रोबोट से निकाल सकते हो।
रोबोट एकदम ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जो आएगा ऑटोमेटिकली आपको स्कैन करेगा और वो चूज़ करेगा कि आपके सबसे बढ़िया बाल, अच्छे बाल कौन से हैं पीछे, वो चूज़ करके वो ग्राफ्ट को पिकअप करेगा वो, और फिर वो बाल को कैसे डिज़ाइन किया जाए ये रोबोट में हम देख सकते हैं कि आपको क्या सूट होगा, आपके फेस को क्या सूट होगा, कितना ज़्यादा हेयर रहना चाहिए, कितनी डेंसिटी रहना चाहिए, कौन से एंगल में रहना चाहिए, फिर वो एंगल की डिज़ाइनिंग रोबोट से होती है और उसके बाद में फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब हमारे खुद के बाल हमारे ही सिर से निकाल के हमारे यहाँ प्लांट किया जाता है? हाँ जी, दूसरे बॉडी से निकाला हुआ बाल आपके बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसमें से वो जगह से सूट किया जाता है जहाँ बाल गिरते नहीं है ज़्यादातर, जो अक्सर अपने हमारे पीछे होता है। हाँ। जो 70 साल की उम्र में भी 80 साल की उम्र में भी रहते हैं वो बाल को यूज़ किया जाता है। तो उसकी जेनेटिक कोडिंग ऐसी होती है कि आप उसे जहाँ भी यूज़ करें, भले आप हेड पे यूज़ करें या आईब्रो में यूज़ करें या कई लोगों के मुस्टैच में यूज़ करें, तो वो लॉन्ग टर्म रहते हैं बाल और ग्रो होते हैं नेचुरली। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक बार हमने हेयर इम्प्लांट करवा लिया, उसके बाद हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? हेयर ट्रांसप्लांट में आफ्टर केयर ज़रूरी होती है। पहले 4-5 दिन तो उसे कैसे साफ़ किया जाए, कैसे वॉश किया जाए, ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अक्सर डॉक्टर आपको बुलाएगा क्लिनिक में वापस और सिखाएगा कि उसको कैसे जेंटली वॉश किया जाए, कैसे आप फिंगर का यूज़ करें, नाखून ना यूज़ करें और किस तरह से उसका पहले हफ्ते केयर किया जाए। अच्छा। उसके बाद में जो होता है कि बाल थोड़े ग्रो होना शुरू होते हैं और उसके बाद वो गिर जाते हैं और फिर नए बाल उगना शुरू होते हैं वो 2-3 महीने के बाद में। अच्छा। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में नेचुरली हर एक व्यक्ति का थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि अरे आए क्यों नहीं, अब क्यों नहीं आए, कब आ रहे हैं। तो इसमें फॉलोअप ज़रूरी होता है ताकि डॉक्टर उनको एक्सप्लेन कर सके और उनको ये कॉन्फिडेंस दे सके कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, या कुछ मेडिसिन लगाना पड़े या कुछ दवाइयाँ लगाना पड़े जिससे और अच्छा ग्रोथ हो, तो वो एडवाइस किया जाता है फॉलोअप में। डॉक्टर साहब, पर्सन टू पर्सन भी आप ये मानते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी करते हैं? आपने 2 लोगों में एक साथ बाल लगाए, एक ही तरह का उनका जो सिर पे जो है बाल की कमी थी, आपने एक ही तरह से इम्प्लांट किया, लेकिन किसी एक में बहुत अच्छे रिजल्ट और दूसरे में थोड़े कम अच्छे रिजल्ट आए? ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है उम्र क्या है पेशेंट की, उनके बाल किस प्रकार के हैं, थिक हैं या थिन हैं, उनका स्किन में पिगमेंटेशन कितना है, जितना डार्क पिगमेंटेशन होता है उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये वेरी करता है, हर एक व्यक्ति में वेरी करता है। डॉक्टर साहब, आपने बालों के बारे में जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ ये उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग शायद शर्माते हैं डिस्कस भी करने में। ये दिक्कत तमाम लोगों को है, लेकिन चूंकि एक कार्यक्रम है और हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो ये लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में बात करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत सिर्फ महिलाओं को होती है, कुछ पुरुषों के अंदर भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट ओवर डेवलप हो जाते हैं, लार्ज होते हैं, जिसको सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपके पास जाहिर सी बात है महिलाएँ ज़्यादा आती होंगी, किस तरह की महिलाएं आती हैं और किस तरह के सवाल लेके आपके पास पहुंचती हैं? देखिए, ब्रेस्ट एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है रिलेटेड, लेकिन ये एक हमारे हिंदुस्तान में एक टाबू है जिसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता, या डॉक्टर के सामने बोलना नहीं चाहते हैं, या घर में भी किसी को बताना नहीं चाहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। या तो प्रॉब्लम होता है डेवलपमेंट ही ना हुआ हो ब्रेस्ट का, दोनों ब्रेस्ट का हो, कई बार एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कम होता है, एक का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो इससे हेल्थ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है, उनके परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये एक प्रकार का करेक्टिव सर्जरी होती है जहाँ के साइज़ इंक्रीज़ किया जाता है। उसी प्रकार एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो वजन, ब्रेस्ट के वजन की वजह से होता है। जो एक्सेसिव साइज़ होता है ब्रेस्ट का, उनकी वजह से उनको ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल उसका फ़र्क पड़ सकता है, उनके हेल्थ में फ़र्क पड़ता है, उनके पोस्चर में फ़र्क पड़ता है, बैक पेन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इस स्थिति में रिड्यूस करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उससे वजन जो गलत तरीके से अफेक्ट कर रहा है आपके जॉइंट्स में, वो वजन कम हो जाता है, शेप और साइज़ में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ब्रेस्ट सर्जरी उस स्थिति में भी किया जाता है जहाँ पर कुछ प्रकार का डिजीज़ हुआ हो, या लंप हो गया हो, या कैंसर हो गया हो, जिसकी वजह से उसे निकालना पड़े और उसका शेप बिगड़ जाए, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। उसको ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार होते हैं ब्रेस्ट के। मेल्स के भी प्रॉब्लम होते हैं, वो भी बहुत आते हैं, और वो होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मीन्स जहाँ पर जो नॉर्मल ब्रेस्ट है ओवर डेवलप्ड हो गए हैं एक छोटे फीमेल हार्मोन के कारण, जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मल होती है। मेल बॉडी में भी मेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है। मात्रा मेल की ज़्यादा होती है, फीमेल की कम होती है। जहाँ फीमेल की मात्रा ज़्यादा हो गई वहाँ ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है। यह कई बार अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ से हो सकता है। जो क्रॉनिक अल्कोहलिक रहते हैं या जिनको बीमारियां रहती हैं उनको भी हो सकता है गायनेकोमेस्टिया। तो वो भी करेक्शन किया जाता है।
डॉक्टर साहब, अब इसे जज कैसे करते हैं कि रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा है, किस में कम है? जिनको हेवी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो आपके पास आते हैं और आपको लगता है कि इनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है उसकी वजह से, उनके ब्रेस्ट हेवी होने की वजह से, लेकिन अगर आप उसे रिड्यूस करते हैं तो भी उनके साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हो सकते हैं, तो आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, रिड्यूसिंग में जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो टेम्पररी रिस्क फैक्टर होते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक्सपीरियंस में मुझे पता है कि पिछले 20 साल से मैंने जो ऑपरेशन किए हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं मुझे, अब मुझे क्या अवॉइड करना है, तो जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उतने आपके प्रॉब्लम्स कम होने लगते हैं या पेशेंट के प्रॉब्लम्स कम होने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे एक्सपीरियंस सर्जन चूज़ किया जाए। रिडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होते हैं। रिडक्शन में जो होते हैं वो हीलिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं या स्कार प्रॉब्लम हो सकता है या कभी कभी इन्फेक्शन अगर बराबर उसका केयर नहीं लिया तो हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते हैं उसके। चलिए, ये आपने बहुत ही अच्छा बताया। अब अगर हम बात करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस की लिए, तो क्या इसकी सर्जरी इतनी नॉमिनल होती है कि इसे करवाया जा सकता है? मैं ये उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ खासतौर पर जो कि कैंसर पेशेंट्स रह चुके हैं और किसी न किसी रीज़न की वजह से उन्होंने अपना ब्रेस्ट गंवाया है, तो वो भी चाहते हैं कि फेमिनाइन लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल, तो उनके लिए अगर वो चाहें तो क्या उसे करवा सकते हैं? अगर ब्रेस्ट रिडक्शन की बात किया जाए तो उसमें बहुत एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली स्किल्ड का ज़्यादा उसमें उपयोग होता है, उसमें मटेरियल्स या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कॉस्ट नहीं होता है। हाँ। तो वो नॉमिनल कॉस्ट होता है, वो सबको हर कोई ऐसे अफोर्ड कर सकता है। जो ऑगमेंटेशन होता है, जहाँ पर हमें इम्प्लांट यूज़ करना पड़ता है, वहाँ हमें क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट यूज़ करना पड़ता है जिसके लॉन्ग टर्म वारंटी मिले हमें, या हमें ये उससे आश्वासन रहे कि वो नुकसान नहीं करेगा, तो उसका कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। इसमें कभी रीसर्जरी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती भविष्य में? रीसर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, कोई भी बॉडी के चेंजेस जब होते हैं लाइफ के साथ में, तो बॉडी के चेंजेस को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, अगर वजन वापस बढ़ जाए तो आपको वजन मेंटेन करना पड़ता है। ब्रेस्ट सैग हो सकता है उम्र के हिसाब से। अगर एनलार्ज भी किया जाता है, इम्प्लांट भी डाला जाता है, तो चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में। कभी कभी सर्जरी वो उस चेंजेस को डील करने के लिए करना पड़ता है। ओके, हालांकि वो ज़रूरी नहीं होते हैं, पर कभी कभी कुछ प्रकार के रिएक्शन होते हैं बॉडी में। अगर इम्प्लांट यूज़ किया जाए और इम्प्लांट हार्ड लगने लगे तो उसको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपका इम्प्लांट सर्जरी हुआ है तो 10 से 15 साल में उसे चेकअप ज़रूर कराएं और ज़रूरत पड़े तो उसे बदलवा लें। अच्छा, हालांकि बदलवाना एक सर्जरी है, लेकिन वो सर्जरी बहुत छोटी होती है, लेकिन उससे कोई लॉन्ग टर्म रिस्क फैक्टर नहीं होता है या नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बैठ के तो मुझे लगा कि मेरी जितनी क्वेरीज थी उनका मुझे सोल्यूशन मिल गया, जवाब मिल गया। आपने लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बताया ना, जैसे मैं भी नेट पढ़ के अपने आप को सोचती हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन आपके साथ बैठ के पता चला कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। बहुत सारी गलत बातों की जानकारी मुझे ज़रूर हो गई थी। आपने एक बहुत अच्छी बुक पब्लिश की है ताकि मुझ जैसे लोग उसे पढ़ सकें और वो समझ सकें कि सर्जरी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। ये लिखने के पीछे आपकी क्या मंशा थी, मैं तो कोई थोड़ा सा बताइएगा। ये जो बुक है इसका नाम है रिवीलिंग द स्किन आई एम इन। ये एक प्लास्टिक सर्जन के बारे में है, मेरे बारे में है या आपके बारे में है। इसमें वह इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या कराया जाए, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ कराया जाए। ये उन डॉक्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक सर्जन्स के लिए, जो ये प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका रोल क्या है सोसाइटी के लिए, आपके लिए। और ये अवेलेबल है अमेज़ॉन में ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अगर हमें कोई हिचकिचाहट होती है कि हम किससे पूछें, क्योंकि कंसल्टेशन आजकल बहुत महंगा हो गया, उससे अच्छा आपसे बुक ले लें और इसको पढ़ लें, अपने आप हमें सारी कंसल्टेशन मिल जाएगी और हम आपके पास अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्जरी करवा सकें। जिस चेहरे के हिस्से में हमें अपने आप से शिकायत है उसे दूर कर सकें। और अगर एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप ज़रूर मिलिए डॉक्टर संजय पराशर जी से, जो कि एक इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जन है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो आपके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, जो आपको खूबसूरत बना सकते हैं। आपके अंदर अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे जब आपको लगेगा कि आप खूबसूरत दिख रहे हैं अंदर से और बाहर से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। आपसे आगे भी हम बहुत कुछ पूछेंगे ताकि हम अपने आप को सुंदर रख सकें। थैंक यू वेरी मच।